नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज शाम 4 बजे 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ब्यौरा देंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज सूक्ष्म, लघु और मध्यम तथा ग्रामीण और कुटीर उद्योग की आकांक्षाएं पूरी करेगा। वंदे भारत मिशन के तहत 6 दिन में 8,500 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया। रेलवे द्वारा फिर शुरू की गई रेल सेवाओं के अंतर्गत आज दूसरे दिन 9 और नई विशेष गाड़ियां चलाई जा रही हैं और देश में कोरोना वायरस से स्वस्थ होने की दर 32.82% हुई। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी नवीन सक्सेना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज शाम 4 बजे नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगी। श्रीमती सीतारामन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ब्यौरा देंगी। ये पैकेज देश के सकल घरेलू उत्पाद का 10% है और इससे कुटीर उद्योग, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम, मध्यम वर्ग तथा उद्योग जगत सहित विभिन्न वर्गों को लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए कल 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि इस पैकेज से देश के हर वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी। कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। कल रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के बाद आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त करना जरूरी है। उन्होंने जोर दिया कि भारत की आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था, ढांचागत क्षेत्र, जनसांख्यिकी और मांग पर आधारित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है। कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित राहत पैकेज का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पैकेज के जरिए प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, ग्राम और कुटीर उद्योग क्षेत्र की आकांक्षाएं और जरूरतें पूरी की हैं। श्री गडकरी ने कहा कि प्रचुर संसाधनों, श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी और कच्चे माल की बदौलत भारत सभी क्षेत्रों में शीघ्र आत्मनिर्भर बन सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को सुपर आर्थिक शक्ति बनाने की परिकल्पना की है। प्रधानमंत्री ने जो ऐतिहासिक पैकेज जाहिर किया है, मैं देश की जनता की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेस है, इसके साथ साथ हमारे देश में रॉ मटेरियल अवेलेबल है और हम ग्लोबल इकोनॉमी में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बना सकते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का सपना है और इसलिए इस संकट को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानकर हम आत्मविश्वास के साथ पॉजिटिव खड़े रहे। सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि ये पैकेज अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है। एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता का नया मंत्र दिया है। मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग क्षेत्र और सोयाबीन क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक लाभ दिए जाने की घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस आर्थिक पैकेज का स्वागत किया है।
एमएसएमई उद्योग संघ के अध्यक्ष प्रमोद डफरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विशेष आर्थिक पैकेज हमारे क्षेत्र के लिए जीवन रेखा साबित होगा। हम चाहते हैं कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र में नकदी की उपलब्धता बनाए रखे। इसी तरह जीएसटी जमा करने के लिए भी 1 साल की छूट दी जानी चाहिए। वहीं सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दवेश जैन ने कहा कि यह पैकेज समय की जरूरत थी और हमें उम्मीद है कि सरकार इस पैकेज के जरिए खाद्य तेलों के आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त उपाय करेगी ताकि घरेलू प्रसंस्करण उद्योगों को मजबूत किया जा सके और हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ सकें। पैकेज पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भी एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में 100% योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। इस पैकेज को विश्व का श्रेष्ठ कोविड राहत पैकेज बताते हुए श्री मनोहर लाल ने कहा कि इससे सभी क्षेत्रों की क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि हरियाणा प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का पूरी तरह से पालन करेगा। भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की और भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल एसोचैम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक पैकेज का स्वागत किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वंदे भारत मिशन के तहत 6 दिन में 8,503 भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस से संचालित 43 उड़ानों से इन्हें वापस लाया गया। सरकार ने इस महीने की 7 तारीख को विदेश से भारतीयों को वापस लाने की बड़ी पहल वंदे भारत मिशन की शुरुआत की थी। मिशन के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर रहा है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस अमरीका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, सिंगापुर, सऊदी अरब, कुवैत, फिलीपींस, संयुक्त अरब अमारात और मलेशिया सहित 12 देशों से 14,800 भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन कर रही है। कोविड-19 के बीच स्वदेश वापसी के इस अभियान में सरकार द्वारा तय सुरक्षा और स्वास्थ्य नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। सभी संबंधित एजेंसियां यात्रियों, चालक दल के सदस्यों और विमानपत्तन कर्मियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। सरकारी दिशा निर्देशों के अनुरूप व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। वंदे भारत मिशन के तहत कुवैत से विशेष उड़ान आज शाम मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचेगी। इस विशेष उड़ान से कुवैत में फंसे 149 भारतीय स्वदेश आ रहे हैं। बांग्लादेश से भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए 5वीं उड़ान आज सुबह 11 बजे हजरत शाहजलाल हवाई अड्डे से रवाना हुई। ढाका से श्रीनगर के लिए ये तीसरी उड़ान है। इस उड़ान से स्वदेश आ रहे लोगों में अधिकांश विद्यार्थी हैं। कोरोना महामारी और इसके बाद लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश लाया जा रहा है। श्रीनगर आ रही उड़ान के यात्रियों ने इस विशेष व्यवस्था के लिए भारतीय उच्चायोग को धन्यवाद दिया। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सहयोग के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। ढाका से श्रीनगर जा रहे एक छात्र ने आज वंदे भारत मिशन के लिए भारतीय उच्चायोग और सरकार को धन्यवाद दिया। मॉरिस डिसिल्वा वंदे भारत मिशन के तहत ढाका से मुंबई पहुंचे। उन्होंने यात्रा से जुड़े सभी इंतजाम करने के लिए भारत सरकार और ढाका में भारतीय उच्चायोग को धन्यवाद दिया। जिस तरीके से आप लोगों ने ये सिचुएशन को हैंडल किया है, जिस तरीके से हमारी हेल्प करी है, जिस तरीके से हमें यहाँ पे क्लियर करके पहुंचा है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है आप लोगों को थैंक यू बोलने के। जिस तरीके से आप लोगों ने हैंडल किया है इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को, आई सैल्यूट यू। थैंक यू सो मच, नो वर्ड्स। मालदीव में फंसे भारतीयों की निकासी का दूसरा चरण इस महीने की 15 तारीख को शुरू होगा। भारतीय नौसेना का जलपोत जलाश्व मालदीव से 700 भारतीयों को लेकर कोच्चि रवाना होगा। ये सभी लोग केरल और लक्षद्वीप के निवासी हैं। उधर एयर इंडिया भी मालदीव से नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई के लिए विशेष उड़ान चलाएगी। मालदीव में भारत के उच्चायुक्त संजय सुधीर ने आकाशवाणी को बताया, I am very satisfied with the way the first phase of Samudra Setu mission has progressed. It has been able to carry about 700 and then another 200 Indians back to India. And this large number of 900
included a lot of senior citizens, a lot of pregnant women. Actually, the first voyage carried about 19 pregnant women. The second voyage carried about 18 pregnant women. There were a lot of children also. There were a lot of people with medical issues. For example, there was a person with a fractured leg. All possible assistance was provided to him. He was carried around in a stretcher. In the first voyage, INS Jalashwa, a nurse who was pregnant reached Kochi and within hours she delivered. So in that sense, it has been a very satisfying experience. लॉकडाउन में स्थगित रेल सेवा चरणबद्ध रूप से फिर शुरू करने की घोषणा के बाद आज दूसरे दिन 9 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। इनमें से 8 रेलगाड़ी नई दिल्ली से विभिन्न स्थानों के लिए और 9वीं भुवनेश्वर से नई दिल्ली के लिए चल रही है। ये रेलगाड़ियां नई दिल्ली से हावड़ा, पटना, जम्मू तवी, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, रांची, मुंबई और अहमदाबाद तथा भुवनेश्वर से नई दिल्ली के लिए हैं। कल 8 रेलगाड़ियों का परिचालन किया गया था। इनमें से 3 नई दिल्ली से अन्य स्थानों के लिए और 5 अन्य शहरों से नई दिल्ली के लिए थी। एक रिपोर्ट। इन विशेष ट्रेनों में केवल वातानुकूलित सुविधा वाली श्रेणियां उपलब्ध हैं। ये सेवाएं श्रमिक ट्रेनों के अतिरिक्त यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्टेशन पहुंचने पर यात्रियों की जांच की जा रही है और कंफर्म टिकट के साथ केवल उन्हीं यात्रियों को ट्रेन में सफर की इजाजत होगी जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे। फेस मास्क का उपयोग यात्रियों के लिए जरूरी है। साथ ही उन्हें आरोग्य सेतु ऐप का भी इस्तेमाल करना होगा। वहीं यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक लाने और ले जाने वाले वाहन चालकों को कंफर्म्ड ई टिकट के आधार पर आवाजाही की अनुमति दी जा रही है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। 1200 से अधिक कामगारों को लेकर कल रात नवी मुंबई से विशेष रेलगाड़ी मध्य प्रदेश में रीवा के लिए रवाना हुई। लगभग 1,500 यात्रियों को लेकर एक और रेलगाड़ी कल रात शिरडी से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के लिए रवाना हुई। स्थानीय अधिकारियों ने यात्रियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था की। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में ऑनलाइन ओपीडी सेवा ई संजीवनी शुरू की है। केंद्र और राज्य स्वास्थ्य विभाग ये सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। ई संजीवनी एक अनोखी ऑनलाइन सेवा है जिसके जरिए मरीज अपने स्वास्थ्य संबंधी जांच ऑनलाइन और निःशुल्क कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि निजी क्लिनिकों में नियमित ओपीडी बंद रहने की कई शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने इस तरह की ऑनलाइन ओपीडी सेवा शुरू करने का निर्णय लिया। इस योजना के तहत नासिक, भंडारा और नांदेड़ के 16 विशेषज्ञ सरकारी डॉक्टरों को सेवा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। यह ऑनलाइन ओपीडी सुबह 9:30 से दोपहर 1:30 बजे तक उपलब्ध है, जो रविवार को बंद रहती है। www.esanjeevaniopd.in इस वेबसाइट पर जाकर मरीज विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हिमाचल प्रदेश के लगभग 1 लाख लोग राज्य में लौटने के इच्छुक हैं। 55,000 से अधिक लोग पिछले कुछ दिनों में वापस लौटे हैं। इसके मद्देनजर राज्य के सभी ग्राम प्रधानों से वापस आए व्यक्तियों को कड़ी निगरानी में रखने को कहा गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड जोन से वापस आए लोगों को संस्थागत क्वारंटीन में रखा जाएगा। होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानों को सामुदायिक केंद्र, पंचायत घर और महिला मंडल भवनों में जगह प्रदान करने के लिए कहा गया है। ग्राम प्रधानों से कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति होम क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करता है तो मामला शीघ्र जिला प्रशासन के संज्ञान में लाया जाए ताकि उस व्यक्ति को संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जा सके। राज्य सरकार ने इसके लिए जियो फेंसिंग ऐप बनाया है जिसके जरिए क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने वालों का पता किया जा सकता है। इस बीच बेंगलौर में फंसे राज्य के 779 नागरिक आज ऊना रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। वहीं यूक्रेन से भी 300 छात्र जल्द चंडीगढ़ पहुंचेंगे। इन सभी छात्रों को संस्थागत क्वारंटाइन में रखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर राज्य में पिछले 6 दिनों में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़े हैं। अब तक राज्य में 25 एक्टिव मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा सक्रिय मामले कांगड़ा जिले से हैं, जबकि चंबा दूसरे स्थान पर है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। जम्मू कश्मीर के लिए तीसरी विशेष श्रमिक रेलगाड़ी 1,200 श्रमिकों को लेकर आज सुबह उधमपुर पहुंची। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये रेलगाड़ी कल दिल्ली से रवाना हुई थी। छात्रों, श्रमिकों सहित यात्रियों को उनके संबंधित गृह जिलों में भेजे जाने से पहले उन्हें एक पहचान किए गए क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। इससे पहले बेंगलुरु और गोवा से 2 श्रमिक ट्रेनों के द्वारा जम्मू कश्मीर के लगभग 2200 फंसे हुए निवासी कल उधमपुर पहुंच गए थे। इस बीच मडगांव से 1000 से अधिक यात्रियों को ले जाने वाली चौथी स्पेशल श्रमिक ट्रेन आज शाम तक उधमपुर पहुंचने की उम्मीद है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। जम्मू कश्मीर सरकार ने देश के विभिन्न भागों में फंसे अपने निवासियों के लिए एक वेब पोर्टल जारी किया है। इस वेब पोर्टल के जरिए लोग अपने घर लौटने से संबंधित जानकारियां ले सकेंगे।
इसका पता है jkmonitoring.nic.in। इसके अलावा सरकार ने 24 घंटे काम करने वाला एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। ये नंबर है 019124669888। नागालैंड सरकार देश के विभिन्न भागों में फंसे अपने निवासियों को राज्य में वापस लाने के लिए विस्तृत योजना तैयार कर रही है। राज्य के मुख्य सचिव तेमजेन टॉय ने कहा है कि सरकार इस बारे में एक मानक परिचालन प्रक्रिया तैयार कर रही है। राज्य वापसी के मामले में वरिष्ठ नागरिकों, रोगियों और मुसीबत में फंसे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो लोग राज्य वापस नहीं लौटना चाहते, उन्हें सरकार 10,000 रुपये की मदद देगी। मणिपुर सरकार ने चेन्नई से श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ी से आज राज्य के जिरीबाम रेलवे स्टेशन पहुंच रहे 1,140 कामगारों के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज शाम 4 बजे 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ब्यौरा देंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज सूक्ष्म, लघु और मध्यम तथा ग्रामीण और कुटीर उद्योग की आकांक्षाएं पूरी करेगा। वंदे भारत मिशन के तहत 6 दिन में 8,500 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया। रेलवे द्वारा फिर शुरू की गई रेल सेवाओं के अंतर्गत आज दूसरे दिन 9 और नई विशेष गाड़ियां चलाई जा रही हैं और देश में कोरोना वायरस से स्वस्थ होने की दर 32.82% हुई। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर 32.82% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 24,386 लोग ठीक हो चुके हैं और अब लगभग हर तीसरा संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हो रहा है। संक्रमितों की संख्या 74,281 हो गई है। कल 122 लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या 2,415 हो गई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि देश में कोविड-19 संक्रमण के 18,54,250 लोगों की विभिन्न सरकारी और निजी जांच केंद्रों में जांच हो रही है। पिछले 24 घंटों में 94,671 लोगों की जांच की गई। इस बीच आईसीएमआर कोविड-19 की जांच सुविधा बढ़ाने के लिए सरकारी और निजी जांच केंद्रों को मंजूरी दे रहा है। अब तक 351 सरकारी और 140 निजी जांच केंद्रों को मंजूरी दी जा चुकी है। आईसीएमआर ने 35 संस्थानों को विस्तृत जांच की मंजूरी दी है। कोविड-19 संक्रमण की जांच के लिए देश के 21 राज्यों के 69 जिलों में सीरो सर्वे कराया जाएगा। सीरो सर्वे में लोगों के ब्लड सीरम की जांच से नोवेल कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता लगाया जाता है। सीरो सर्वे चुने हुए जिलों में कम और अधिक जोखिम वाले समूहों का पता लगाने के लिए नियमित जांच के अतिरिक्त जनसंख्या आधारित सर्वेक्षण है। इससे देश के किसी भी हिस्से में समुदाय में संक्रमण का प्रसार रोकने में भी मदद मिलेगी। इसके तहत कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि के आधार पर श्रेणीकृत जिलों में 24,000 वयस्क लोगों का सर्वेक्षण किया जाएगा। चंडीगढ़ में आज कोविड-19 के 2 और मामलों की पुष्टि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों मामले बापूधाम कॉलोनी के हैं। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में अब तक संक्रमितों की संख्या 189 हो गई है। अब तक 30 लोग ठीक हो चुके हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में पिछले 3 दिनों के दौरान राज्य के 20 जिलों से कोविड-19 मामलों की पुष्टि हुई है। 33 में से 31 जिलों में कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज राज्य में 87 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में अब तक 2,455 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रवासियों के आवागमन के बाद कई जिलों में संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। झुंझुनू, सवाई माधोपुर, जोधपुर तथा बाड़मेर सहित कई ऐसे जिले हैं जहां अन्य राज्यों से आए प्रवासियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोरोना संक्रमण के मामले अब तक केवल शहरों तक सीमित थे, लेकिन अब कुछ गांवों में भी संक्रमितों का पता चला है। इस बीच राज्य सरकार ने 7 राज्यों से 24 ट्रेनों के जरिए 30,000 प्रवासियों को लाने की तैयारी कर ली है। हालांकि सरकार की ओर से सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि इन प्रवासियों को 14 दिन संस्थागत संगरोध केंद्रों में रखा जाए और इसके बाद ही घर जाने की अनुमति दी जाए। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान 359 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या 7,998 हो गई है। अब तक 2,858 मरीज ठीक हो चुके हैं।
राष्ट्रीय राजधानी में ठीक होने की दर 35.73% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 20 लोगों की मौत के साथ ही इस वायरस से अब तक मरने वालों की संख्या 106 हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के मामले 2137 हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 48 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 1142 लोग ठीक हुए हैं। 948 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। झारखंड में अब तक कोविड-19 के 173 मामलों का पता चला है, जिनमें से 79 स्वस्थ हो गए हैं। राज्य के 24 में से 15 जिले कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। पूर्व सिंहभूम और लातेहार जिले हाल ही में इस सूची में शामिल हुए हैं। संक्रमण के सभी नए मामले प्रवासी मजदूरों में पाए गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज बेंगलुरु से श्रमिक रेलगाड़ी के जरिए लगभग 1500 छात्र और श्रमिक बोकारो पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया को दिए गए अपने बयान में एक बार फिर दोहराया है कि पूरे झारखंड राज्य में तालाबंदी लागू है। श्री सोरेन ने यह भी कहा है कि रमजान के महीने में लॉकडाउन को हटाना राज्य के लिए अच्छा नहीं है। राज्य सरकार लॉकडाउन को बढ़ाने या बंद करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेगी। श्री सोरेन ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घरों में वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी मजदूरों के अपने गृह जिलों में जिला प्रशासन द्वारा उचित देखभाल और मेडिकल जाँच भी करवाई जा रही है। राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए कार्य योजना भी तैयार की है और उसे पूरी तरह से लागू कर रही है। वहीं रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई 15 विशेष ट्रेनों में से द्विसाप्ताहिक ट्रेन आज नई दिल्ली से रांची के लिए 15:30 पे शुरू होगी और कल सुबह 10 बजे रांची पहुंचेगी। यात्रियों को अपने घर में वापस लाने के लिए जिन निजी वाहनों को अनुमति मिली है, उनकी अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है और रेलवे स्टेशन पर किसी भी दुकान को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं रांची से शिल्पी। विदेशों से कई लोगों के केरल लौटने के साथ ही राज्य में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। एक रिपोर्ट। इस समय राज्य में 32 लोग कोरोना संक्रमित हैं। इनमें से 23 विदेश या पड़ोसी राज्यों से लौटे हैं। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि स्थिति गंभीर होती जा रही है और राज्य में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए उच्च स्तर की सतर्कता की जरूरत है। इस बीच बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की बाकी परीक्षाएं इस महीने की 26 तारीख से शुरू होंगी। केरल में बस किराए में बढ़ोतरी की गई है। राज्य में जल्दी ही कम दूरी की बस सेवा आरंभ होगी। उधर कुवैत और जेद्दाह से आने वाली 2 विशेष उड़ान राज्य के निवासियों को लेकर आज देर रात कोझिकोड पहुंचेगी। दोहा से 182 यात्रियों को लेकर एक उड़ान आज सवेरे तिरुवनंतपुरम पहुंची। दिल्ली से रवाना हुई विशेष रेलगाड़ी शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम पहुंचेगी। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी। विभिन्न मंचों से फैलाई जा रही फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। सोशल मीडिया पर ट्विटर हैंडल @GB_Ladakh_India ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के गिलगित बाल्तिस्तान क्षेत्र का सरकारी ट्विटर हैंडल होने का दावा किया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने इस दावे को खारिज करते हुए इसे फर्जी ट्विटर हैंडल बताया है। PIB ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सिर्फ 2 सरकारी ट्विटर हैंडल हैं @DIPR_Leh और @InformationDEP4। सरकार ने कहा है कि सरकारी अपडेट के लिए ये दोनों ट्विटर हैंडल ही फॉलो किए जाने चाहिए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय से अवगत करा रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग प्रमुख डॉक्टर अनंत मोहन ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन या मलेरिया रोधी दवाएं बिना डॉक्टर के बताए न लेने को कहा है। Please do not take medicines such as azithromycin, other antibiotics, antivirals or hydroxychloroquine or other antimalarials without a proper prescription by a doctor. Do not self-medicate. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी सुश्री जयसिंता गुंजियाल ने कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने को जरूरी बताया। Social distancing is a non-pharmaceutical infection prevention and control intervention to break the chain of infection. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज शाम अपने फोन इन कार्यक्रम संवाद में लॉकडाउन प्रावधानों पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा।
श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। एक और नंबर है 011-2331-4444। भारतीय फिल्म अभिनेता सुरेश ओबेरॉय ने लोगों से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एकजुट होकर लड़ने की अपील की है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सारी दुनिया में एक बहुत ही डेंजरस जानलेवा बीमारी कोरोना वायरस पूरी तरीके से फैल गई है। ये एक जंग है दोस्तों, और हमें ये जंग लड़नी है, मिलकर लड़नी है और जीतनी है। हम ये जंग तभी जीत पाएंगे जब हम एक दूसरे का साथ देंगे और गवर्नमेंट का साथ। गवर्नमेंट चाहती क्या है आपसे? सफाई, सोशल डिस्टेंस, एक दूसरे से दूर रहें, 4-5 लोग मिलकर पार्टियां ना करें, सिर्फ इतनी सी बात। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उम्मीद चैरिटेबल सोसाइटी गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा में निरंतर काम कर रही है। सोसाइटी के स्वयंसेवक कश्मीर घाटी में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को गाउन और मास्क वितरित कर रहे हैं। चैरिटेबल सोसाइटी ने कश्मीर घाटी के आम लोगों की मदद के लिए आपातकालीन कल्याण कोष बनाया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र से केंद्रीय सशस्त्र बल की 20 कंपनियों की मांग की है। राज्य के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण पुलिस बल पर काफी ज्यादा दबाव है। उन्हें अत्यधिक चुनौतीपूर्ण स्थितियों में दिन रात काम करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 32 कंपनियां पहले से ही तैनात हैं और महाराष्ट्र पुलिस के साथ काम कर रही हैं। राज्य में कई पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि इन्हें आराम की जरूरत है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन में अब सिर्फ देशी उत्पाद ही बेचे जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये फैसला अगले महीने की 1 तारीख से लागू होगा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के करीब 10 लाख पुलिसकर्मी इन कैंटीनों का लाभ उठाते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर उनका स्मरण किया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और अब नजर डालते हैं आज के मौसम के हाल पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। मुंबई में आज आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चेन्नई में तापमान 27 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश की संभावना है। यहाँ न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। यहाँ आंशिक रूप से बादल छाए रहने और आंधी आने की संभावना है, जबकि श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गिलगित में तापमान 11 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की उम्मीद है तथा आंशिक रूप से बादल भी छाए रह सकते हैं। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। यहाँ भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने और आंधी आने के साथ बारिश की भी संभावना है। समाचार डेस्क से मैं राकेश रंजन सिंह। निर्वाचन आयोग ने ढोलका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव रद्द करने के गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले की समीक्षा के लिए 3 सदस्यों की समिति बनाई है। उच्च न्यायालय ने कल ढोलका निर्वाचन क्षेत्र से राज्य के मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा का चुनाव अनियमितता बरते जाने के आधार पर रद्द कर दिया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज शाम 4 बजे 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ब्यौरा देंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज सूक्ष्म, लघु और मध्यम तथा ग्रामीण और कुटीर उद्योग की आकांक्षाएं पूरी करेगा। वंदे भारत मिशन के तहत 6 दिन में 8,500 से अधिक भारतीयों को स्वदेश लाया गया। रेलवे द्वारा फिर शुरू की गई रेल सेवाओं के अंतर्गत आज दूसरे दिन 9 और विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं।
और देश में कोरोना वायरस से स्वस्थ होने की दर 32.82% हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।